नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग आप सभी को। मुझे आज इस पेज पर यूपीएससी अभ्यर्थियों को अपने अनुभव शेयर करने हैं और जो मेरी जर्नी रही है सक्सेस की, उसको आप लोगों के साथ बताना है। ऐसा मैं अक्सर करता हूँ। मुझसे संपर्क करते हैं तो छात्रों के हित के लिए, उनको जो तैयारी कर रहे हैं, अभी उस स्टेज पे हैं जिस पे हम थे, कभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेज के बाद में प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों युवा होते हैं देश के विभिन्न भागों में। तो उन सबको सोशल मीडिया और इंटरनेट, यूट्यूब, इनका टाइम पे ये अच्छी फैसिलिटी है, हमारे टाइम पे नहीं था ये। मैं 2008 बैच से IRS हूँ और तो अच्छा है, यूथ को एक डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं डिफरेंट सर्विसेज के, IAS, IPS, IRS और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, उन सब से। तो ये सोशल मीडिया के जो बंधु हैं, जो प्लेटफॉर्म बनाए हैं आप लोगों के लिए, ये जैसे यूपीएससी टाइम है ये इनके, तो अच्छी बात है। कुछ सबका अपना एक हॉबी होता है, तो जिसमें फील्ड में जिन्होंने किया तो कुछ न कुछ अच्छा आप लोगों को इससे मिलता होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी स्टोरी। मेरा नाम देव प्रकाश मीना है, राजस्थान के दौसा जिले के महुआ तहसील में मेरा गांव है, बीरासना। छोटा गांव है, मुश्किल से 100 घर के आसपास हैं उसमें। और उसमें ऐसा कोई वो नहीं था कि आज से पहले मैं बात करूँ तो मेरा जो पहला सिलेक्शन है वो यूपीएससी में 2004 में हुआ था। फर्स्ट सिलेक्शन मुझे इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस अलॉट हुई थी, वो मेरा लगभग पहला चांस ही था। तो मैं उसकी शुरुआत करता हूँ आपको, किस तरह से मानसिकता बनती है और कैसे बैकग्राउंड है। वो कई बार बाधा भी बनता है और कई बार लोगों को हेल्प भी करता है। तो गांव में आप जानते हैं एक्सेस नहीं होता इन्फॉर्मेशन का, और कौन बताएगा। मैक्सिमम लोग टीचर बीएड करेंगे, टीचर बनेंगे, रेलवे एग्जाम देंगे, ये होता है। लेकिन जो जिसमें जिज्ञासा होती है और आगे बढ़ने की, कुछ देश दुनिया में पढ़ता है, देखता है अखबारों में या फिर टीवी में न्यूज़ दिख गई या फिर कुछ और कहीं से कुछ मिल गया, तो ऐसा ही मेरा नेचर था। मैंने जब 12th में आया तो फिर पता लगा, 12th तक मैं अपने गांव के पास जो महुआ मेरा तहसील हेडक्वार्टर था, वहाँ पे स्कूल है, 12th वहाँ से किया। तो वहाँ ये चीज़ें नहीं पता थी ज़्यादा, इतनी पढ़ते ही थे। कभी प्रतियोगिता दर्पण, मेरे पिताजी बैंक क्लर्क थे, अब तो रिटायर हो गए, तो कभी कोई मैगजीन ले आए बच्चों को मोटिवेशनल, थोड़ा उन्होंने ऐसा कुछ बुक्स लगा रखी थी। किसी ने बताया उनको कि जो आप पहले के बच्चे जानते हैं, चंपक, चंदा मामा, एक नंदन होती थी, तो उनमें कई सारी कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ होती थी बच्चों की। और प्रतियोगिता दर्पण भी आने लग गए बाद में, तो उसमें जो इंटरव्यू होते थे यूपीएससी सेलेक्टेड लोगों के, तो उससे मोटिवेशन मिला, जाना समझा सर्विस के बारे में। फिर जयपुर गए। जयपुर में राजस्थान कॉलेज है, आप सभी जानते हैं, अगर जयपुर में पढ़ते हैं तो उसके सामने ही रोड के उस पार IAS ऑफिसर्स के रेजिडेंस हैं, बंगले हैं। तो फिर चीज़ों को प्रत्यक्ष देखना शुरू किया हमने, तो उससे एक मोटिवेशन मिलता था और फिर एक जिज्ञासा होती थी। फिर उन्हीं ऑफिसर्स का नेम प्लेट देखते थे, फिर अखबार में नाम पढ़ते थे उनका, तो उस सर्विस के बारे में, यूपीएससी के बारे में फिर सर्च लोगों से जानना शुरू किया। उस टाइम गूगल नहीं हम जानते थे, मुझे लगता नहीं कि उस टाइम गूगल कोई स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट यूज़ करता होगा। तो सीनियर वरिष्ठ कोई लोग होगा, वही बताएगा कि ऐसे एग्जाम होती है, ऐसे पेपर होते हैं, ऐसे पैटर्न होता है, इस तरीके से। तो लेकिन अब इतना इजी हो गया कि कोई भी कुछ भी यूपीएससी के बारे में जानना चाहे तो एक सिंपल क्लिक करके, कितने सारे तो जो टॉपर्स हैं, मैं फर्स्ट रैंक वाले की बात कर रहा हूँ, उनका भी इंटरव्यू आपको मिल जाएगा कि यूट्यूब पर उनके अपने चैनल होंगे सोशल मीडिया के, या फिर जो कई सारे ऐसे यूपीएससी टाइम जैसे चैनल हैं, वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मतलब बहुत इजी है अभी, अगर पढ़ने वाला बच्चा है, चाहे गांव में दूर दराज है, वहाँ भी इंटरनेट पहुँच गया है। स्पीड स्लो हो सकती है लेकिन इंटरनेट वहाँ भी है, लगभग कमोबेश पूरे भारत में। तो कितनी तो स्टोरी ऐसी आती हैं कि बहुत छोटा कोई जॉब करता था और स्टेशन पे कुली का काम करता था, मोबाइल पर उसने इंटरव्यू देखे लोगों के, मोटिवेट हुआ और ग्रेजुएट था। ऐसे मतलब मैंने पढ़ा है उनको, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप भी ऐसे मोटिवेट हो सकते हैं अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की जज्बा है, खुद की लाइफ को एक ट्रांसफॉर्म करने के एक ललक है कि आप नहीं, आप जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को जो आपके चारों तरफ है, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली की लाइफ में। तो ये अच्छा एक मौका है। एक मध्यम वर्गीय और लोअर मिडिल क्लास किसान के बच्चे हैं,
कितने सारे रिक्शा चालक के बच्चे, झुग्गी झोंपड़ियों वालों में रहने वाले बच्चे भी आईएएस बने, उनके आपको स्टोरी मिल जाएंगी यहाँ पे। तो ये मतलब कोई ऐसा सूत्र नहीं होता है कि बस ये हाथ लग जाए, कोई पंडित से कोई मंत्र मिल जाए या फिर कोई ज्योतिषी से तो आपको यूपीएससी क्लिक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। न मैं बता सकता हूँ, न कोई टॉपर फर्स्ट रैंक वाला बता सकता है। हम तो बस थोड़ा सा उसको इजी करते हैं आप लोगों से इंटरेक्शन करके, ताकि आप लोगों को लगे कि ये कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई एग्जाम नहीं है कि इसके लिए आप मतलब इसकी तैयारी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए आप लोग। तो इस तरीके से ये मैं समझता हूँ कि यूजफुल है इंटरेक्शन इंटरव्यू, कि आप लोगों में कॉन्फिडेंस आता है इससे। आप समझते हैं कि हमारे जैसे ही बैकग्राउंड इनका था, एवरेज स्टूडेंट थे, नॉर्मल थे, या फिर ब्रिलियंट भी है नो डाउट, यूपीएससी क्वालिफाइड लोग आईआईटी आईआईएम और एम्स के टॉपर भी होते हैं, लेकिन एक एवरेज मेरे जैसा नॉर्मल ग्रेजुएट भी यूपीएससी क्वालिफाई कर सकता है। और मैंने एक बार नहीं 3 बार यूपीएससी क्वालिफाई किया, फाइनल सिलेक्शन 2004 में इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। थोड़ा मेरा कुछ प्रॉब्लम्स थी इसलिए मुझे इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं मिले, रिटर्न मेरा बहुत अच्छा था। फिर मैंने अटेम्प्ट लिया 2008 में, मुझे आईआरएस जो भी सर्विस में मुझे मिली। एक और मैंने अटेम्प्ट लिया 2011 में, मेरे को एक और सर्विस मिली जो मतलब मैंने चॉइस नहीं डाली थी उसकी, मेरी चॉइस सिर्फ आईएएस और आईपीएस थी, वो मुझे नहीं मिल पाई अनफॉर्चुनेटली। लेकिन कोई नहीं, ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो बताया मैंने किस तरीके से जर्नी हम शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से। एग्जाम का पैटर्न आप लोग जानते हैं, थोड़ा चेंज हुआ है लेकिन अभी प्रेजेंट है वही, उसी से मतलब आपको किस तरीके से सीसेट का पेपर होता है, जीएस का पेपर होता है, सीसेट का क्वालिफाइंग नेचर का होता है। बाकी जीएस में जो भी टॉपिक होते हैं सब आप सिलेबस गूगल से आप देख सकते हैं। तो आपको प्रीलिम्स का थोड़ा इन्फॉर्मेटिव पढ़ना पड़ता है, फैक्चुअल बेसिस ज़्यादा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वहाँ भी आपको जरूरी है। सिर्फ रटने से काम नहीं चलता, रटने से तो यूपीएससी कभी पास नहीं होती है। और एग्जाम पास हो सकती हैं जो सिर्फ ये मतलब प्रीलिम्स के नेचर की जो एग्जाम है, जहाँ पे आपको 4 में से एक ही टिक करना है। बाकी रिटन जहाँ पे आ जाता है, फिर इंटरव्यू आ जाता है, वहाँ पे आपको अपना माइंड अप्लाई करना ही पड़ता है। तो ऐसे सिर्फ रटने से मतलब और इनसे नहीं होता है, माइंड भी एप्लीकेशन जरूरी है माइंड का। कब करें तैयारी? बहुत सारे लोग मैक्सिमम क्वेश्चन तो क्या, मुझे कई जगह बुलाया जा चुका है ऐसे प्लेटफॉर्म से, तो क्वेश्चन पैटर्न एक ही है लोगों का। पूछते हैं कब तैयार शुरू करें। अगर आप कुछ लोग तो 12th के बाद शुरू कर देते हैं और वो सोचते हैं कि जितना ज़्यादा जल्दी करें उतना सही है। इस चक्कर में वो उनकी पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब कर लेते हैं उनके पेरेंट्स के दबाव के कारण, क्योंकि 12th के बाद में ग्रेजुएशन तक बच्चा 3 साल उसको अपने दोस्तों से इंटरेक्शन करता है, मस्ती करता है, खेलता कूदता है या फिर कुछ और सीखता है, तो वो भी एक पर्सनैलिटी का पार्ट है, उसको भी मतलब वो जरूरी है वो भी। तो उस पर यह नहीं कि बस बच्चे पर बोझ डाल दो यूपीएससी के, आप पेरेंट्स अपनी उम्मीदों का वो डाल देते हैं उस पर, नहीं बेटा हम नहीं कर पाए, तुम्हें तो करना ही है, परिवार का नाम रोशन करना है और ये करना है वो करना है। तो ये चीज़ें नहीं डालें बच्चों पर, उनको नेचुरली उनका डेवलपमेंट होने दें। और मतलब उनसे ग्रेजुएशन के टाइम पर जो फाइनल ईयर होता है लगभग, तब से पहले अगर बच्चा खुद से इंटरेस्टेड है तो देश दुनिया के बारे में जानेगा, वो घटनाओं को उसी नज़र से देखेगा। उसको मतलब वर्ल्ड में कुछ हो रहा है, चाहे कोई अमेरिका में हो रहा है या फिर नॉर्थ ईस्ट इसमें मिडिल ईस्ट में हो रहा है, यूरोप में कुछ है, कुछ संगठन हो रही है, मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, निर्णय लिए जा रहे हैं विश्व को प्रभावित करने वाले, तो ऐसे वो इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चों का, वो उनको फायदेमंद होता है बाद में वो। तो मैं कहूँगा आप ऐसा आप उनका ओरिएंटेशन डाल सकते हैं बच्चे में कि वो देश दुनिया की खबरों में ऐसे ही इनमें इंटरेस्ट ले, उसका जोग्राफिकल वो भी माइंड भी क्लियर होगा कि हाँ रसिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये सब यूरोप, फिर किस तरीके से अमेरिका और ये मिडिल ईस्ट और कैसे कैसे मतलब स्ट्रेटजिक इनका इम्पोर्टेंस है, फिर एशिया, तो वो धीरे धीरे सीखता चला जाएगा, जो ये उसको आगे जाके हेल्प करेंगे। लेकिन फाइनल प्रिपरेशन तो आपको ग्रेजुएशन के बाद ही करनी है। ग्रेजुएशन जरूरी है ना इस एग्जाम के लिए, आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के बाद आप यहाँ पर यूपीएससी के लिए फुल फ्लेज तैयारी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अल्टरनेट वो देखते हैं रास्ता, तो वो फिर पीजी भी करते हैं साथ में, ताकि उनके पास एक विकल्प रहे। और कुछ लोग हैं जो एकदम से यूपीएससी के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, उनके माइंड में क्लैरिटी होती है एकदम कि नहीं हमें तो सिर्फ यूपीएससी करना है। तो आप देख लीजिए, ये आपकी सुविधा के अनुसार आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या उचित जान पड़ता है। तो डेली कितना घंटे पढ़े, ऐसे लोग कहते हैं हाउ मेनी आवर्स मिनिमम कितना पढ़ना चाहिए। तो देखो एक दिन में, एक महीने में तो ये तैयारी होती नहीं है, तो आपको ये तो है नहीं कि आपको एक्स्ट्रा बर्डन देना है आपको। आप मिनिमम 8 से 10 घंटा आप पढ़िए। आप अगर आप जॉब करते हैं तो आपका टाइम थोड़ा कम हो सकता है। बाकी जो स्टूडेंट है फुली तैयारी के लिए वो उपलब्ध है एक तरीके से, तो उसको थोड़ा टाइम वो ज़्यादा बढ़ा सकता है अपना।
वो उसके ऊपर है। लेकिन ये मतलब कम से कम 6 से 10 घंटे तो इसके बीच में, अब जॉब वाला तो 6 से ज़्यादा नहीं निकाल पाएगा, तो उसको फिर उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इतना घंटा आप पढ़ें, ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं अच्छी बात है। एकदम से मतलब बर्डन नहीं लें इन चीज़ों का, ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। हाँ, माध्यम की बात होती है, मेरा खुद का माध्यम आप समझ गए होंगे, अब तक मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो मेरा माध्यम हिंदी है। तो रूरल बैकग्राउंड के लोग और खासकर मतलब मानवीय की जो विषय होते हैं उनके, हमारे गांव के लोग नॉर्थ इंडिया में हिंदी माध्यम को ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अरे नहीं, हिंदी वाले सेलेक्ट नहीं होते, इंग्लिश वाले ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मेहनत करने वाले हर माध्यम में सेलेक्ट होते हैं, और माध्यम है अदर देन हिंदी इंग्लिश वो भी सेलेक्ट हो रहे हैं। तो आप उस पर मत जाइए, आप कंफर्टेबल किस में है। मेरे ख्याल से हिंदी माध्यम है, अब कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह का, मतलब आपको बुक्स मिलने की, कोचिंग भी सब अच्छी अच्छी हैं। तो आप बेशक अगर कंफर्टेबल है हिंदी माध्यम में, हिंदी माध्यम लीजिए, इंग्लिश में तो इंग्लिश लीजिए, ये कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। तैयारी करने का टाइम में आप डिसीजन लो तो माध्यम आपकी सुविधा के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें ज़्यादा होते हैं तो मैं ये ले लेता हूँ, फिर आप फंस जाओगे, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो वो आप जो यूपीएससी की जो डिमांड है, आपकी एक्सप्रेशन जो वो क्षमता उससे प्रभावित होगी। सोर्स तो ऑथेंटिक होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सोर्स क्या हो पर तैयारी के किताबों के, तो मैक्सिमम तो जो गवर्नमेंट प्रकाशन है, जैसे अगर मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा था तो मैं पढ़ता था जो हिंदी ग्रंथ अकादमी दिल्ली विश्वविद्यालय की जो बुक्स है, वो सरकारी वो बुक्स है, वो ऑथेंटिक होती हैं, बड़े राइटर्स उनको लिखते हैं। बाकी और भी जो बड़े विद्वान हैं, जो प्रोफेसर रहे हैं कहीं पे जैसे बड़े यूनिवर्सिटी में, उनके जो बुक्स उन्होंने लिखी हैं उस टॉपिक पे। तो कोचिंग वाले जो टीचर्स होते हैं ना, इनकी बजाय मैं चाहूँगा कि आप जो बड़े जो ये हैं प्रोफेसर वगैरह हैं, विद्वान हैं उस विषय के, उनकी किताबें ज़्यादा पढ़ें, और संभव हो तो सरकारी प्रकाशन की पढ़ें। जैसे भारत 2021 अभी चल रहा होगा, तो और एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो भी सरकारी प्रकाशन है, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की भी कुछ न कुछ अगर निकाली हो सरकारी कुछ प्रकाशन विभाग ने या किसी और एनसीईआरटी वगैरह ने, इवन इग्नू की भी कई किताबें होती हैं, तो आप देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा कई साथी पूछते हैं ऐसे की तैयारी कैसे करें। ऐसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में, एक मार्क्स पे आपकी रैंक, आप आईएएस से आईपीएस आ जाओगे, आईपीएस से आईआरएस में आ जाओगे, आईआरएस से फिर और कोई सर्विस में चले जाओगे। एक नंबर का इसमें वो रहता है मामला, कट टू कट, और एक नंबर से बाहर भी हो जाओगे, एक नंबर और कट ऑफ से नीचे आया तो आप मतलब आउट हो गए। तो इसलिए आप एक नंबर को मतलब महत्वपूर्ण समझ कर तैयारी करें। तो उसके लिए ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, इतना बड़ा होता है। सी सेट का बेस कैसे क्लियर करें, एक साथी पूछ रहे हैं। तो भाई आप बेसिक आपका जो है 10th लेवल की मैथ इसमें आती है, वो रीजनिंग, और इसमें आपको क्वालिफाई तो करना है ना, तो इसमें आपको बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा गणित नहीं पढ़नी, रीजनिंग भी इतनी होती है। आप मेरे ख्याल से मैंने भी दिया, ऐसा नहीं पुराने पैटर्न में, मैं नए में भी दिया है मैंने, और मैंने क्वालिफाई भी किया सी सेट, तो मुझे उसमें कुछ डिफिकल्टी नज़र आई नहीं। थोड़ा सा आप टाइम देंगे तो हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, उसमें मतलब एक ग्रेजुएट आप अगर हैं यूपीएससी की, आप तैयारी करना चाह रहे हैं और कर सकते हैं, और आगे जाके आप सफल भी हो गए, तो मैं मान के चलता हूँ कि इनका इतना आपका मेंटल लेवल होगा कि आप सी सेट में थोड़ा सा टाइम दोगे तो क्लियर कर लोगे उसको। उसमें आपको मेरिट नहीं बनानी, आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उतना ही नंबर लाना है। बाकी आपकी मेरिट बनेगी जीएस वाले पेपर से, तो आप वहाँ पर टाइम दीजिए। हाँ, मैं ऐसे की बात कर रहा था। ऐसे ऐसा है कि ऐसे के लिए पर्टिकुलर कोई किताब वैसे तो नहीं होती है, क्योंकि ऐसे के टॉपिक ऐसे होते हैं कि आपने जो भी पढ़ा था कभी, जब से होश संभाला है, और हो सकता है आज तक उसमें से कुछ भी आपको काम आ सकता है ऐसे में, आप ऐसे लिखने बैठो तब। तो ऐसे मतलब एक दिन में नहीं होता, वो आपके साथ ऑटोमेटिकली तैयार होती जाती है उसकी। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो तो कोई ऐतिहासिक संदर्भ, कोई कोटेशन, कोई घटना, कुछ उसमें मोटिवेशनल चीज़ थी, या फिर कोई उससे तुलना कर सकते हो, या फिर कोई हिंदी साहित्य पढ़ा है आपने, ज्योग्राफी पढ़ी है, सोशलॉजी, इकोनॉमी, कुछ भी आपने पढ़ा है, करंट में कुछ पढ़ा है, कोई घटना पढ़ी है, तो ऐसे के आपको विकल्प दिए रहते हैं, उनमें से कोई भी ऐसे आप चुन लीजिए। फिर उसमें आपको कोरिलेट करके इधर से उधर, और आपको फिर आना चाहिए ऐसे कैसे लिखते हैं, किस तरीके से इंट्रोडक्शन उसका देते हैं, फिर उसको पैराग्राफ में डेवलप करते हैं धीरे धीरे आइडिया को, और लास्ट में उसको आप कंक्लूजन पे लाते हैं। तो मेरा मतलब फॉर्चुनेटली ऐसे बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी था, उसके अलावा दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी था, तो काफ़ी चीज़ें फिलोसफी की इसमें हेल्प करती थी।
कंसेप्चुअल क्लैरिटी सोशल इश्यूज पे बहुत अच्छी थी, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, सामाजिक न्याय या फिर महिला सशक्तिकरण और इस तरह के टॉपिक है, जेंडर से रिलेटेड, एनवायरमेंटल से रिलेटेड, और ऐसे सारे टॉपिक्स पे मुझे जो संस्कृति से संबंधित बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो आप जितना पढ़ोगे आपकी ऐसे की तैयारी ऑटोमेटिक होती जाएगी, उसका आप बर्डन मत लीजिए। मुझे बहुत ही मतलब 148 एक बार मेरे मार्क्स आए थे 200 में से, मुझे याद है, काफ़ी अच्छे थे हिंदी माध्यम में। मुझे लगता है कि उस साल मतलब अच्छे मार्क्स थे। जैसे मुझे बताया विकास देवकीर्ति जी जो है दृष्टि वाले, उनसे मैंने कोचिंग ली थी, तो वो कह रहे थे कि उस साल 2006 की मेंस की बातें, उनको इससे ज़्यादा मार्क्स मिले नहीं थे किसी के। तो ये और भी आए, 130 भी आए मेरे, ऐसा नहीं है, और अच्छे मार्क्स आए। तो आप अलग से बर्डन मत लीजिए ऐसे का, आपके जो भी चीज़ें हैं उन पर अपनी जो क्लैरिटी है उनको बनाए रखिए, और कुछ मिलता है उससे रिलेटेड टॉपिक आप डिसाइड कर लीजिए कि आप महिला वाला टॉपिक, तो एक ना छोटी सी नोटबुक आपने उसमें, तो आपको महिलाओं का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर के डेवलपमेंट में आपको चूज कर लीजिए, 2-3 आपको डालना है कि किस तरीके से विश्व में कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनसे महिलाओं को आज़ादी मिली, उनको अधिकार मिले, और जो आज की स्थिति है एक नहीं थी पहले आपको, जो अमेरिका जैसा देश है जहाँ पे हम सोचते हैं कि वो तो इतना पहले डेमोक्रेसी है विश्व की सबसे पहले, वहाँ भी अधिकार भारत से बाद में मिले हैं महिलाओं को, मतदान का अधिकार। तो ऐसे आप मतलब इन ऐसे चीज़ों को आप नोट करते चलेंगे। पर्यावरण का मामला है, इस पर आप बैकग्राउंड से लेकर के हिस्टोरिकल और प्रमुख सम्मेलन, और फिर आज के उसमें आप ला सकते हैं। इसी तरीके से समाज संस्कृति, सामाजिक न्याय, समाज की समस्याएं होती हैं, दहेज प्रथा, या फिर और राष्ट्रीय समस्याएं होती हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे, आतंकवाद, नक्सलवाद, सीमा क्षेत्रों में। तो ऐसे मतलब आप एक 5-7 ऐसे टॉपिक चूज कर लीजिए, उनसे संबंधित आपको कुछ भी मिलता है तो आप उनको एक अलग पेपर में रजिस्टर में नोट करते जाइए, और कभी उन पर सरसरी नज़र देख लीजिए, आपको डेफिनेटली उससे फ़ायदा होगा। बिल्कुल अलग से कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और फैक्चुअल कम से कम होना चाहिए ऐसे में। तो मतलब ऐसा हो कि आपका उसमें व्यक्तित्व झलके, ये नहीं कि आपको कोई घटना याद थी ना आपने उसमें डाल दी, तो उसमें आपका उसमें कोई ज़्यादा खास योगदान रहा नहीं, वो तो आपकी मेमोरी में था इसलिए डाल दिया। आपको एक्सप्लेन करना है चीज़ों को, अपना माइंड अप्लाई करना है, तो आपका माइंड का एप्लीकेशन है वो उसमें दिखेगा, तो वो ज़्यादा मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। हाँ, करंट अफेयर्स के लिए लोग कहते हैं कि कब से पढ़ें और कितना आता है, तो मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम होती है जिस साल, उससे 1 साल पहले तक का मतलब कमोबेश आता है, और आप तब से उन पर घटनाओं पर नज़र रखिए। कोई मैगजीन जैसे सिविल क्रॉनिकल होती है, या फिर कोई और मैगजीन, अभी मुझे नहीं पता कौन सी ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, तो उनसे रखिए, उसमें सारा एक जगह आ जाता है। कोई आजकल तो यूट्यूब पे भी लोग अपना कई सारे हिंदू का जैसे संक्षिप्त कर लोग नोट्स बनाते हैं, शेयर करते हैं डेली, इस तरीके से कोई एक आप स्ट्रीम पकड़ लीजिए, और अपना 1 साल पहले तक की घटनाएं कमोबेश आती हैं, और उनसे ही मुझे लगता है क्वेश्चन आते हैं। फिर भी अभी करंट पर ज़्यादा फोकस है, तो आप करंट का आप देख लीजिए किस तरह क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ये नहीं कि हर घटना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होता, आपको हर घटना नहीं पढ़नी है। जो देश के लिए मतलब किस रूप में महत्वपूर्ण है ये आपको समझ में आ जाएगा। आप पुराने पेपर देखोगे तो कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, तो फिर आप जैसी घटना आपको दिखेगी आप समझ जाओगे इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपके अंदर एक क्षमता डेवलप होनी चाहिए। आंसर राइटिंग पर आ जाते हैं। आंसर राइटिंग कहते हैं लोग कि कैसे करें, क्या करें। आंसर राइटिंग में देखो दोस्तों, आंसर में मतलब एक ही चीज़ अगर पूछिए आपसे, लेकिन उसको वो क्या पूछना चाह रहा है उसमें लास्ट में जो पुछल्ला वर्ड होता है ना उससे डिसाइड होता है कि क्या इसमें पूछ रहा है, या आपसे आलोचना करवा रहा है, या फिर आपका मत पूछ रहा है इस पे, या फिर ये मतलब संतुलित वो दृष्टिकोण मांग रहा है, या फिर मतलब वो उस पर ही डिपेंड करता है। तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लें और उसके अनुसार, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम भी उनमें से ही थे कि बस हमने ये पढ़ रखा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन में कहीं भी शब्द आ गया तो बस पूरा वो जो पढ़ा है वही उसमें चेप दिया, जबकि वो जो पुछला वर्ड होता है वो डिसाइड करता है कि किस तरीके से इसका आंसर किस दिशा में देना है, आलोचना करनी है, निष्कर्ष निकालना है, या फिर मतलब अपनी राय देनी है कि हम क्या सोचते हैं इस बारे में। तो वो आप उसको मतलब फिर तो नॉर्मल है, आपकी भाषा है जो आपने पढ़ा है, किताबी लैंग्वेज है, उसमें आपको सिंपल लिख देना है। वर्ड लिमिट होती है तो वर्ड्स का भी ध्यान रखें। भूमिका बनाने में क्या पता खर्च हो जाए 50 और फिर आपके पास 50 ही बच्चे अपनी बात कहने के, तो जो आंसर पूछ रहा है वो जानता है क्या उसको चाहिए, तो आप सीधा आंसर दीजिए।
आप बैकग्राउंड उसमें मत बनाइए, ठीक है। इसके अलावा मतलब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए लोग कहते हैं कि मतलब अलग अलग तैयारी करें या फिर कैसे करें। देखो दोस्तों, ये तो इसके फेजेज हैं इंटरव्यू इस यूपीएससी के। प्रीलिम्स में थोड़ा फैक्चुअल रहता है, मेंस में रिटन होता है, और इंटरव्यू में आप जानते हैं वर्बल होता है। लेकिन इनकी तैयारी है ना, तीनों की एक क्रम में चलती रहती है, ये कभी अलग नहीं होती। जो आपने इंटरव्यू प्रीलिम्स में याद किया है, पढ़ा है, वो आपको इंटरव्यू में काम आ सकता है, मेंस में काम आ सकता है। तो आप उस हिसाब से मतलब इसमें कोई इनों का डिफरेंस नहीं करा ज़्यादा। हाँ, लेकिन प्रीलिम्स में आपको फैक्चुअल ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, मेंस में एलोबरेट करना है, एक्सप्लेन करना है और व्याख्या करनी है उनकी, और जो मांग रहा है वो देना है। बाकी इंटरव्यू तो फिर आपको वहीं पे पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आंसर देना है। तो मतलब कोई ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं कर सकते, कोई लाइन नहीं खींच सकते कि यहाँ से इंटरव्यू प्रीलिम्स की शुरू होती है और यहाँ पर मेंस की, यहाँ पर इंटरव्यू की, ऐसा नहीं है। एक पूरा एक फ्लो में चलता है सब, और आपको फायदेमंद होता है सब। आप सिर्फ पढ़ते जाइए प्रीलिम्स के लिए, उस हिसाब से पढ़ें, मेंस के टाइम मेंस के हिसाब से पढ़ें, और वो इंटरव्यू में आपको काम आएगा। टाइम टेबल तो डिपेंड करता है दोस्तों कि किस तरीके से आप के पास उपलब्ध टाइम है। आप जॉब करते हैं या फिर कुछ और पार्ट टाइम जॉब कुछ काम करते हैं, या फिर आप मतलब फुली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। मुझे लगता है कि देर रात के बजाय सुबह जल्दी पढ़ना चाहिए, वो थोड़ा माइंड के लिए भी सही रहता है, और कुछ फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मानसिक स्थिति अच्छी होगी तभी आप हेल्दी माइंड में ही मतलब चीज़ें अच्छे से याद रह पाएंगी आपको। तो आप लोग कुछ ध्यान प्राणायाम योगा वगैरह करें तो और अच्छी बात है, आपके याददाश्त के लिए अच्छा होगा। और 10 से 12 घंटा अगर निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो दिल्ली में कोचिंग करने जो छात्र रह रहे हैं वो तो ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं, उनको तो भाई वो तो युद्ध के मैदान में गए एक तरीके से, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे दिल्ली हो या जयपुर हो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो छात्र हॉस्टल्स में रहते हैं या पीजी में रहते हैं, वो तैयारी कर रहे हैं और वो यूपीएससी के लिए फुली डेडिकेटेड हैं। वो जितना हो सके ज़्यादा पढ़ें। और ये मतलब फालतू ग्रुप ग्रुप इनसे कुछ नहीं होता है, ये सब ये फालतू की बातें हैं। ग्रुप ग्रुप आपको मिले नहीं मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना मतलब पढ़ते रहिए। हाँ दोस्तों, बुक्स इतनी बड़ी बड़ी होती हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नोट्स आप नोट्स हमको दीजिए, वो कीजिए। तो नोट्स किसी को काम नहीं आते हैं, क्योंकि नोट्स कोई भी अपने नोट्स प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनाता है, वो अपनी सुविधा के अनुसार बनाता है। भाई मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ चीज़ याद है तो उसको मैं क्यों उसका उसमें फालतू में उसको टाइम दूंगा, एलिबोरेट करूँगा उसको, उसमें एनर्जी वेस्ट करूँगा। तो नोट्स बनाइए, बेशक बनाइए सब्जेक्ट के नोट्स, उनको फिर रिवीजन करने में बहुत ईजी रहता है। 7 दिन में मुझे लगता है कि आप एक बार तो रिवीजन करो उनको, जो हमने पढ़ाया पिछले 5-7 दिन में। मैं कह रहा था कि नोट्स आप बनाएं, ज़रूर बनाएं, बहुत संक्षिप्त बनाएं। और कुछ लोग कहते हैं कि खुद को मोटिवेट कैसे करें। सेल्फ मोटिवेशन बेस्ट मोटिवेशन होता है। आप सफल आपको होना है, कोई दूसरा आकर आप पे पंप नहीं पड़ेगा। और आप ये देखोगे कि मतलब मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये है वो है, तब आप याद कीजिए कि आपको करने से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आपके परिवार में चेंज आ सकते हैं, आपकी खुद की लाइफ में आ सकता है। आप देखते हो सफल कैंडिडेट्स हैं, वो अब तो सोशल मीडिया पर आप उनको देखते हो कैसे ट्रेनिंग में कैसे घूमते हैं, बाद में उनको एक्सपोजर मिलता है, कैसे काम करते हैं, फोटो लोग डालते रहते हैं, मैं भी डालता हूँ। तो आप इस तरीके से मोटिवेट होइए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। अगर आपके पास में कोई और रास्ता है जिनसे आप ये चीज़ें हासिल कर सकते हो तो वो कीजिए, अगर नहीं कर सकते वो तो फिर यही कीजिए। आपको पढ़ना ही पढ़ना है, खुद को मोटिवेट बनाए रखिए, पॉजिटिव आइडियाज विचार मन में लाइए, दिमाग में लाइए। अच्छे जो कोटेशन होते हैं, अच्छे पॉजिटिव मोटिवेशनल किताबें हैं, उनको ज़्यादा नहीं, ये नहीं उन्हीं को पढ़ते रहें, ऐसा नहीं है। आपको 1-2 अच्छी किताबें उनको बार बार पढ़ लें और उनसे खुद को सेल्फ मोटिवेट रखें। सफल लोग हैं उनको लाइफ को मतलब याद करें, देखें उनको कि किस तरीके से जो सफल ऑफिसर्स हैं इंडिया में जिनका नाम चल रहा है, जो IAS IPS या कोई भी सर्विस के जो लोग हैं, आप जिनको भी समझें कि ये इसकी लाइफ से मुझे मोटिवेशन मिल सकता है, तो उनको याद करें। आप उनके जैसा बनना चाहते हैं तो यही सेल्फ मोटिवेशन है। अब सफल आपको होना है, बस सबसे बड़ा मंत्र यही इसका कि मुझे मेरी लाइफ में चेंज लाना है। कितने भी एग्जाम कठिन हो, कितना ही टफ कंपटीशन हो, कितने ही छात्र इसमें लाखों अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि मैं ही मतलब मैं उनमें से एक हूँ जिसको सफल होना है। फिर आप
जो इधर उधर नेगेटिव विचार आपके दिमाग से वाइप आउट हो जाएंगे और आप सारा फोकस आपकी किताबों पर करेंगे, अपने आप पर करेंगे और एक भी मिनट इस तरीके से वेस्ट नहीं करेंगे। और समय लगता है इसमें, इसलिए आपको मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट रखना ज़रूरी है। तो उसके लिए मोटिवेशनल फिल्म भी देख सकते हो कभी, जो आपको मोटिवेट करे, जैसे वो है चक दे इंडिया या फिर और कुछ है, मतलब इस तरह का। और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ऐसा नहीं है, उनसे भी फायदा होता है आपको, लेकिन ज़्यादा टाइम भी नहीं बस मत करें उनमें। ये नहीं कि बस मोटिवेट होते रहें और कुछ पढ़ाई वढ़ाई डिस्टर्ब रहे उससे। कोचिंग तो दोस्तों मतलब अगर आपको मौका मिल रहा है तो कर लीजिए, नहीं बात कोई ज़रूर नहीं है कोचिंग। मुझे मतलब ऐसा लगता है कि अभी जो ये ऑनलाइन आप इस पर देख सकते हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन स्ट्रेटजी अगर ढंग से बनाए। और कितने लोग हैं जो मैंने देखे हैं जो बिना कोचिंग के, मैं गया कोचिंग करने दिल्ली में और मेरा सब्जेक्ट नया था फिलोसफी, मुझे उससे फ़ायदा हुआ नो डाउट, लेकिन आपका अगर एकेडमिक्स में सब्जेक्ट रहा था उसी को आप यहाँ पर ले रहे हो तो आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो अब मुझे नहीं लगता आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत है खास। और फिर आपको देखो अपनी परिस्थितियाँ आपको पता है बेहतर, आपके पास आर्थिक तंगी है, आप दिल्ली नहीं जा सकते, तो ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते आप किसी को कि मैं तो इसलिए तैयारी नहीं कर रहा क्योंकि मैं कोचिंग नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। सफलता की कीमत आपको खुद को चुकानी है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, आपको मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी किताबों से, पुराने पेपर देख करके। तो मतलब कोचिंग मतलब इजीली मिल रही है तो ठीक है, बाकी उसकी वजह से आप अपने आप को डीमोटिवेटेड मत कीजिए। बिना कोचिंग के भी आप आईएएस बन सकते हैं, बहुत सारे लोग बनते हैं, आप सर्च कीजिए गूगल पे, कई कई लोग मिल जाएंगे। तो इस तरीके से कोचिंग मतलब इतनी कोई ज़रूरी भी नहीं है। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन, मैंने तो ज़्यादा नहीं की थी, लेकिन मतलब उससे फ़ायदा होता ही है। मेंस की आंसर राइटिंग में के लिए मैंने की थी थोड़ी सी, बट आजकल तो प्रीलिम्स का भी तो उससे आपका टेस्ट होता रहता है, आपने कितना पढ़ा, आप कितने पानी में है, उससे पता चलता है। और अननेसेसरी बर्डन नहीं ले उसका, बस अपने आप को उससे सोचे कि बस हाँ इतना और मुझे पढ़ना है, अभी मूल्यांकन उससे होता है आपका। बाकी तो मतलब यही है चीज़ें। अगर आप और क्वेश्चन मुझे कोई पूछे इसमें, टाइम हो गया आप लोगों को, हाँ आधा घंटा हो गया लगभग, इतना ही वीडियो ठीक रहता है, ज़्यादा तो कोई मतलब ज़रूर नहीं है। बाकी बहुत सारे लोगों ने और ने भी डाले होंगे, उस कम बेस वही बातें रिपीट होती हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी चीज़ें मैंने शेयर की हैं। और बहुत सारे युवा साथी मेरे से जुड़े और उनका सिलेक्शन हुआ है, मुझे मतलब अच्छा लगता है अपनी चीज़ें शेयर करना। माई ड्रीम इज कस्टम, मैं यूपीएससी प्रिपरेशन करूँ, एसएससी सीजीएल। भाई आप अगर इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आप एसएससी सीजीएल तैयारी कीजिए, कस्टम इंस्पेक्टर। लेकिन आप बड़ा आपका गोल हायर कीजिए ना थोड़ा। मैं अभी कस्टम में ही हूँ, मैं आईआरएस हूँ, तो आप यूपीएससी क्वालिफाई कीजिए और फिर आप कस्टम में क्या, आप आईएएस बनाओ ना, फिर आपको ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी एक्सपोजर वहाँ मिलता है। तो डिपेंड करता है तो आप क्या चाहते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप यूपीएससी दीजिए। अगर आप इंस्पेक्टर, वो भी ऑफिसर बन जाते हैं बाद में, लेकिन प्रमोशन से बनते हैं वो अलग बात है, टाइम लगता है। तो उससे पहले ही आप डायरेक्ट यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर बनोगे, आईआरएस आओगे तो डिप्टी कमिश्नर, फिर जॉइंट कमिश्नर, ऐसे आपके प्रमोशन यहाँ पर अच्छे होते हैं। इंस्पेक्टर रैंक पर प्रमोशन बहुत ही स्लो है। हिंदी मीडियम से कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं हिंदी मीडियम से। हम मीडियम इंडियम से हैं, मेरे घर में 5 लोग सेलेक्ट हुए हैं, कजन ब्रदर और हम मिला के सब के सब हिंदी मीडियम से हैं, तो हिंदी मीडियम बाधा नहीं है। एनसीईआरटी कैसे पढ़े, हाँ यार एनसीईआरटी बिल्कुल आपको देखो बहुत ही अच्छी किताब होती है एनसीईआरटी, इतना अच्छा लिखा होता है सरल भाषा में और वो बहुत यूजफुल होती है। तो पहली बार तो आपको उन्हें एकदम बिल्कुल जैसे कहानियाँ पढ़ते हैं ना वैसे पढ़ जाना चाहिए, चाहे इतिहास की हो, चाहे समाज विज्ञान हो या मतलब ज्योग्राफी। एक दो बार पढ़ के आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर उसमें से नोट्स आप बना सकते हो। बाकी एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी चाहिए और ये काफ़ी फायदेमंद होती है यूपीएससी के लिए। एनसीईआरटी मुझे लगता है 6 से 10 तो सब पढ़नी चाहिए, सारी सारी स्ट्रीम की। उसके बाद में इतिहास की आप पढ़ लो 11th 12th की, और पॉलिटी पढ़ लो संविधान वगैरह की, और इकोनॉमी तो एक ही है 11th की, वही इंपॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। बाकी तो फिर वो ऑप्शनल वाली हो जाती है, मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, वो आपको जनरल स्टडी के लिए काम की नहीं है। और साइंस की भी ऐसे ही है, आपको मतलब वो 12th वाली ज़्यादा डीपली है। उनमें से एक मुझे होता है कि जीव विज्ञान थोड़ी यूजफुल है, बाकी फिर वो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकली उसमें चीज़ें सब्जेक्ट की ज़्यादा आ जाती हैं, ऑप्शनल वालों का काम किए हैं वो। सोशोलॉजी पढ़ सकते हैं आप 11th 12th वाली, वो भी अच्छी है।
पीसीएस की भी सेम स्ट्रेटजी है दोस्तों। आप अगर राजस्थान पीसीएस की बात करो या फिर यूपी बिहार में, राजस्थान में तो ऑप्शन बिल्कुल हटा दिया। इसमें यूपीएससी में एक ऑप्शन होता है, मैंने आपको पैटर्न बताया नहीं। प्रीलिम्स में सीसेट का एक पेपर होता है, एक जनरल स्टडीज का होता है। मेंस में यूपीएससी में एक तो ऑप्शन होता है, कोई भी आप चुन सकते हो, मैथ फिजिक्स कुछ भी, ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री फिलोसफी ज्योग्राफी पॉलिटी सोशल, ये सोशोलॉजी, या फिर आप कुछ और लिटरेचर सुन सकते हो, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट आप चुन सकते हो। पहले 2 होते थे। इसके अलावा मतलब जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं। 2 तो ऑप्शनल के सब पेपर हो गए, 4 जनरल स्टडीज के हो गए। ये हो गए 250 होते हैं सारे पेपर, तो 500 तो ऑप्शन हो गया, और 1000 के जीएस के पेपर हो गए 4, 1500, और 200 का होता है क्या ऐसे 1700, और 250 के साथ इंटरव्यू होता है। ऐसा मैं थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज हो रहा तो मुझे बताना। ठीक है दोस्तों, मैं इस लाइव को फिनिश करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।